ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, बेसिकली आपके पास एक चैप्टर है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, ये जो टॉपिक मैं आज आने जा रहा हूँ, ये और जो लास्ट टाइम हमने किया था न्यूमेरिकल्स, इनके इकट्ठे हम करेंगे, थोड़ा सा ये कंप्लीट हो जाए। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। अच्छा जी, हम बात करते हैं कि जो जितना भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, ठीक है, तो उनके जो फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं, उनकी जॉब ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज के जो ऑपरेशंस होते हैं वो एक्सपेंडेड होते हैं दूसरे कंट्रीज में भी। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं एक्सचेंज रेट्स को। कंटिन्यूअसली मॉनिटर एक्सचेंज रेट, ठीक है। क्योंकि एक्सचेंज रेट पे इसलिए वो ज़्यादा फोकस करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि जो भी एमएनसीज हैं उनकी कैश फ्लोज इसी चीज़ से वाबस्ता होते हैं। कैश फ्लोज, चाहे वो कैश इनफ्लोज हैं चाहे वो कैश आउटफ्लोज हैं, क्योंकि उन्होंने पेमेंट्स भी करना होती हैं और रिसीव भी करना होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं, वो उनका जो मेन फैक्टर या फोर्स कह लें है मस्ट अंडरस्टैंड फैक्टर्स influencing exchange rate, factors influencing exchange rate। और जब ये वो फैक्टर्स अपने सामने रखते हैं तो इसकी बेस पे वो क्या कर सकते हैं, दे कैन एंटिसिपेट और एस्टिमेट हाउ एक्सचेंज रेट changes in response to specific condition। यानी उन्होंने देखना होता है कि जो एक्सचेंज रेट है उन पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ताकि वो एंटिसिपेट कर सकें कि किस तरीके की तरफ एक्सचेंज रेट मूव करेगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स में, ठीक है। अब उन फैक्टर्स को स्टडी करना उनके लिए लाजमी है। और ये क्यों ऐसा लाजमी है, क्योंकि देखें जो वैल्यू ऑफ फर्म होती है या वैल्यू ऑफ कंपनी है या वैल्यू ऑफ एमएनसी है, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को देखें। आपको याद होगा जब हम एफएम में पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा मैं याद दिला दूँ, वैल्यू ऑफ द फर्म हम कैसे यूज़ करते थे, या चलें वैल्यू ऑफ द फर्म की बजाय वैल्यू ऑफ इक्विटी हम कैसे कैलकुलेट करते थे, थोड़ा सा आपको याद होगा, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या होता था, डिविडेंड होता था, ठीक है, और के ई माइनस जी, अगर आपको याद हो तो। ये मैं थोड़ा सा एक रफ में यूज़ कर रहा हूँ, डिविडेंड के ई माइनस जी, तो ये हमारे पास क्या जाता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो इसी तरीके से डोमेस्टिकली वैल्यू ऑफ द फर्म जो होती है वो हम कैसे यूज़ करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि पूरी फर्म की वैल्यू, ये तो वैल्यू ऑफ इक्विटी है, वो डिपेंड करता है उस कंपनी के, उस फर्म के कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना किस चीज़ के ऊपर, वैक के ऊपर। यानी 1 प्लस के की बजाय मैं क्या लिख रहा हूँ, वैक, ठीक है, इसकी पावर है। तो ये जब हम डिस्काउंट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, जितने भी उस कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं उनको अगर हम डिस्काउंट बैक करें जीरो टाइम पीरियड पे, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाती है। तो ये है डोमेस्टिक फर्म का। तो इसी तरीके से जब एमएनसीज होती हैं, मैं ये बात को करने का मकसद क्या है कि एक्सचेंज रेट को कैसे हमने फोकस करना, ठीक है। तो जब भी कोई एमएनसीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनी, तो उसकी वैल्यू ऑफ द फर्म हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए कि जो हमारे एस्टिमेटेड कैश फ्लोज होते हैं, ठीक है,
मल्टीप्लाई हम उनको किस में करते हैं, एस्टिमेटेड एक्सचेंज रेट। तो बुक के मुताबिक उन्होंने इसको एस से ज़ाहिर किया हुआ है एक्सचेंज रेट को। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कंट्री, जिस कंट्री के हम होते हैं उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है, और फिर हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, पावर एन। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाती है। ठीक है। अब ये जो कैश फ्लोज हैं, कैश फ्लोज देखो कैसे हो सकते हैं। हमारे पास इनफ्लोज, तो इनफ्लोज कैसे हो सकते हैं, हो सकता है हमारा एक्सपोर्ट का अगर बिजनेस होगा तो हमारे पास क्या होंगे, रिसीवेबल्स आ जाएंगे जहाँ से हमने पैसे वसूल करने हैं। और अदरवाइज अगर एमएनसी है तो यानी हमने एक सब्सिडरी कंपनी खोली हुई है, तो उसके फिर कैश फ्लोज भी हमारे पास आते रहेंगे। इसी तरीके से कैश आउटफ्लोज हो सकते हैं। आउटफ्लोज के अंदर नॉर्मली हम इंपोर्ट्स की बात कर लेते हैं कि अगर हमने इंपोर्ट करनी है कुछ चीज़ें तो हमें अल्टीमेटली उन कैश फ्लोज को पे करना है। ठीक है। तो अब ये कैश फ्लोज की बेस पे ही सारे डिसीजंस होते हैं। तो ओवरऑल यानी हम इस फैक्टर्स को जो हमने यहाँ लिखा है अगर इसको समराइज कर लें इस तरह से, यानी सम अप कर लें, ठीक है, ये समेशन हो जाएगा इस चीज़ का, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज मल्टीप्लाइड बाय एक्सचेंज रेट। ठीक है, ताकि वो करेंसी कन्वर्ट हो जाए रेलिवेंट करेंसी में। फॉर एग्जांपल अगर हमारा बिजनेस डॉलर्स में है तो हम यहाँ कैश फ्लो डॉलर में लिख रहे हैं और मल्टीप्लाई उसे पाकिस्तानी रुपये में कर रहे हैं, ताकि हमारी अपनी करेंसी में उन तमाम कैश फ्लोज की वैल्यू आ जाए। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये ऐसा हम सारा कुछ क्यों और किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि एक्सचेंज रेट से ही हम मेजर करते हैं। बिकॉज एक्सचेंज रेट ही हमारे पास एक वैल्यू है जो मेजर करने में हेल्प करती है। बिकॉज एक्सचेंज रेट measures the value of one currency in unit of another currency। ठीक है। अब यानी इस एक्सचेंज रेट पे फोकस इस वजह से, जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि अगर हमारे यूएस यानी कंट्री के यूएस के अंदर हमारी सब्सिडरी है तो वहाँ पे डॉलर्स हमारे जनरेट हो रहे होंगे, लेकिन जब उन डॉलर्स को जितने भी है हम अपने पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर हमारे पास वो रुपीज़ में आ जाएंगे। ठीक है, एक्सचेंज पाकिस्तान एक्सचेंज रेट एग्जाम्पल के तौर पर लिखें। जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पाकिस्तान रुपीज़ के अंदर ये करेंसी कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर हम उसकी जब प्रेजेंट वैल्यू लेंगे तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म हो जाएगी। तो एक्सचेंज रेट का फोकस इसलिए है क्योंकि वो एक करेंसी जो है उसके दूसरी करेंसी के यूनिट्स में मेजर करती है। ठीक है। अच्छा, फिर आप इस एक्सचेंज रेट पे नॉर्मली जो है जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे जैसे चेंज होती हैं तो नॉर्मली एक्सचेंज रेट सब्सटेंशियली चेंज हो जाता है। अब अगर आप अपने कंट्री पाकिस्तान में देख लें, इकोनॉमिक कंडीशंस जिस तरह से वर्ष है तो एक्सचेंज रेट भी उसी तरीके से चेंज हो जाता है सब्सटेंशियल लेवल पे, चेंजेस सब्सटेंशियल। ठीक है, तो इस बात को अपने। अच्छा जी, उसके बाद और जो हमारे पास कंसेप्ट यूज होता है, डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी वैल्यू। ठीक है। अब इसमें देखें कि हम कैसे फाइंड करते हैं परसेंटेज चेंज इन फॉरेन करेंसी वैल्यू। फॉरेन करेंसी वैल्यू इज इक्वल टू, फार्मूला यूज होता है एस माइनस एस
टी माइनस वन डिवाइडेड बाय एस टी माइनस वन। अब ये जो एस और एस टी माइनस वन है, ये बेसिकली क्या है, दो डिफरेंट पॉइंट इन टाइम्स, दो डिफरेंट पॉइंट इन टाइम्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब इनको कंपेयर किया जाता है, यानी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये ईयर वन है और ये ईयर टू है। ठीक है, तो अब ये जो ईयर टू है, सपोज ये एस है, और ईयर जो वन है ये एस टी माइनस वन, यानी एक साल पीछे। ठीक है, जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो आंसर्स हैं, या तो वो पॉजिटिव आ जाएगा या वो नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव परसेंटेज चेंज हो सकती है और नेगेटिव चेंज भी, नेगेटिव परसेंटेज चेंज भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव चेंज हुई तो इसको हम क्या कहते हैं, एप्रिसिएशन। ठीक है, इन करेंसी वैल्यू। और अगर नेगेटिव हो तो डेप्रिसिएशन इन करेंसी वैल्यू। ठीक है, अच्छा, अब समटाइम ऐसे होता है कि एक जो डॉलर है, वो डॉलर राउंड द वर्ल्ड किसी करेंसी में, किसी कंट्री के अंदर उसकी वैल्यू अप हो रही होती है, तो किसी में उसकी वैल्यू किसी कंट्री के अंदर क्या हो रही होती है, डाउन हो रही होती है। तो यानी हम इसको फिर नॉर्मली क्या कह देते हैं कि जो रिपोर्टिंग होती है मीडिया पे या ओवरऑल सोशल मीडिया पे या कह लें बिजनेस मीडिया पे, तो हम कहते हैं कि मिक्स्ड इन ट्रेडिंग इन डिफरेंट कंट्रीज में। फॉर एग्जांपल हम डॉलर है, ठीक है, तो अब हो सकता है पाकिस्तान में उसकी एप्रिसिएशन हो, ठीक है, हो सकता है जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे डेप्रिसिएशन हो, कहीं पे एप्रिसिएशन है, कहीं पे डेप्रिसिएशन है। ठीक है, और इसी तरीके से जो यूरो जोन है वहाँ पे भी हो सकता है एप्रिसिएशन हो, एटसेट्रा। तो क्या है कि जब इस तरह की सिचुएशन हो किसी करेंसी की, तो हम उसे कहते हैं मिक्स्ड ट्रेडिंग। क्या कहते हैं, मिक्स्ड ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि हम किस तरीके से डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला में एस और एस टी माइनस वन क्या है, डिफरेंट दो पॉइंट इन टाइम्स को अनाउंस कर रहे हैं कि जो डिफरेंट पॉइंट इन टाइम्स है, कि एक टाइम में क्या वैल्यू है जो करंट टाइम है, और जो एस टी माइनस वन है वो क्या है, प्रीवियस टाइम है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर एक हमारे पास नॉर्मली कॉन्सेप्ट यूज होता है, एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम। एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम कौन सा ऐसा इक्विलिब्रियम लेवल है जहाँ पे एक्सचेंज रेट चेंज नहीं होता, यानी इक्वल होता है उसमें डिमांड और सप्लाई सिचुएशंस की वजह से। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो है नॉर्मली हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन जो माइंड में आता है, व्हाई द वैल्यू ऑफ करेंसी चेंज्ड, व्हाई द वैल्यू ऑफ एनी करेंसी चेंज्ड। ठीक है, और फोरकास्ट how it may change in future, how it may, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ इट मे चेंज इन फ्यूचर, क्यों चेंज हुई या कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए होगी, नीड टू अंडरस्टैंड इक्विलिब्रियम लेवल and factors that affect इक्विलिब्रियम। यानी हमें ये दो चीज़ें चाहिए, एक फैक्टर्स चाहिए और इक्विलिब्रियम लेवल चाहिए। ठीक है, ये जैसे जैसे हम अभी आगे जाते जा रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियरली समझ आती जाएगी। ठीक है, यानी हमने अभी ये कहा है कि एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन क्यों जा रहे हैं, इसलिए
कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन हैं हम इनके आंसर कर सकें। वेयर द वैल्यू ऑफ करेंसी चेंज्ड और फोरकास्ट हाउ इट मे चेंज इन फ्यूचर। ठीक है, तो इसके लिए हमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है इक्विलिब्रियम की। अच्छा जी, जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सचेंज रेट जो है वो बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिपीटेडली हम डिस्कस करते आ रहे हैं। रिप्रेजेंट्स प्राइस ऑफ वन करेंसी or the rate at which one currency can be exchanged for another। ठीक है, ये रिपीटेडली हम पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, अब ये जो प्राइस है ना, किसी के भी प्राइस ऑफ द वन करेंसी और द रेट एट विच वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अनदर, तो प्राइस को कैसे डिटरमिन किया जाता है या कौन डिटरमिन करता है। ठीक है, प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द डिमांड ऑफ दैट करेंसी, बाय द डिमांड ऑफ दैट करेंसी, यानी मार्केट फोर्सेस जो है वो प्राइस को तय करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर दें, फॉर एग्जांपल फॉर ईच पॉसिबल प्राइस ऑफ ए पाउंड, ठीक है, फॉर ईच पॉसिबल प्राइस ऑफ पाउंड देयर इज ए करस्पॉन्डिंग, हर प्राइस लेवल पे जो भी उसकी होगी प्राइस उस पाउंड की, करस्पॉन्डिंग डिमांड फॉर पाउंड and corresponding supply for pound for sale to be exchanged for dollars, to be exchanged for dollars। ठीक है, यानी हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जो प्राइस है वो डिटरमिन की जाएगी अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस लाइक डिमांड एंड सप्लाई के जो डॉलर के साथ एक्सचेंज हो। अब फॉर एग्जांपल अगर डॉलर की जो है एक्सचेंज हम ज़्यादा करना चाह रहे हैं पाउंड्स के साथ, यानी हमें ज़्यादा पाउंड्स दरकार है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा पाउंड्स हमें मिले। ठीक है, तो हम अल्टीमेटली क्या करेंगे, प्राइस की यहाँ पे बात करेंगे। और इसी तरीके से जब हम बाय करना चाहते हैं तो उधर से उसकी सप्लाई भी तो होगा कि कोई पाउंड्स उधर से बेच रहा होगा तो तब हमें यहाँ पे हम खरीद सकेंगे। यानी पाउंड्स की डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस क्या होंगे, वो तय करेंगे जो प्राइस होगी उसकी, पाउंड्स की डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस उसकी प्राइस को तय करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरीके से यानी ये डिफरेंट पॉइंट इन टाइम्स में ये प्राइस जो डिमांड सप्लाई ऐसे चलता रहेगा। डिफरेंट डिमांड डिफरेंट होगी, प्राइस डिफरेंट होगी, डिमांड डिफरेंट, यानी कोई किसी एक प्राइस पे बेचना चाह रहा होगा, कोई किसी प्राइस पे खरीदना चाह रहा होगा, तो यह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चलता रहेगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एक ऐसा पॉइंट आएगा, एट एनी पॉइंट इन टाइम, एट एनी पॉइंट इन टाइम करेंसी, कौन सी करेंसी बना जिसकी हम यानी पाउंड की सपोज बात कर रहे हैं, विल शो अ प्राइस लेवल
एक ऐसा प्राइस लेवल शो करेगी जहां पर क्या होगा, डिमांड इक्वल टू सप्लाई होगी, डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाएगी। एक ऐसा पॉइंट भी आ जाएगा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ साथ, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट होगा ये भी नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, चेंज होगा ओवर टाइम। लेकिन फिर अगेन चेंज होके फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा। तो ये सारा पॉइंट आता कैसे है, ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई प्रोसेस, उसके पीछे जो है ना वो काम कर रही होती है, ठीक है। तो अब इसकी एक हम एग्जांपल लेते हैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए। हेडिंग दे देते हैं जी, डिमांड फॉर करेंसी। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक एग्जांपल की है ब्रिटिश पाउंड, यानी जो यूके पाउंड है, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज। अब हम कहना ये चाह रहे हैं कि देखो इसकी जो डिमांड है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, इंटरनेशनल ट्रेड पे, यानी पाउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रेडिंग होती हो वो ज़्यादा होती हो, यानी ब्रिटिश में गुड्स की जो सेल परचेज हो पाउंड्स में ज़्यादा हो रही हो इंटरनेशनली, ठीक है। तो यहाँ पे यानी पाउंड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई खरीदना चाह रहा है, कोई बेचना चाह रहा है तो ब्रिटिश गुड्स को, ठीक है, तो वहाँ पर पाउंड की डिमांड फिर बढ़ेगी। इसी तरीके से इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो यानी क्या है कि कुछ सिक्योरिटीज़ यानी बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, तो वो भी हमें अगर पाउंड्स में खरीदना है तो तब भी क्या है, पाउंड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मली आपको पहले से इस चीज़ का इल्म है कि जो डिमांड कर्व है वो क्या है, स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है। यानी प्राइस अगर कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस अगर ज़्यादा होगी तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो तब भी ये जो है ना, ये डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यानी कॉरपोरेशंस हैं या इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, इन यूएस, एग्जांपल में यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू, यूएस इंडिविजुअल्स या कॉरपोरेशंस परचेज मोर ब्रिटिश गुड्स when the pound has लोअर वैल्यू, यानी प्राइस कम होगी तो लोग ब्रिटिश की चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, यूएस वाले इंपोर्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको यूएस में महंगी पड़ती हैं तो वो ब्रिटिश से ले लेते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब उन गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उनको करेंसी की भी नीड होगी, जो ब्रिटिश करेंसी होगी, ठीक है। क्योंकि हैज़ लोअर वैल्यू, यानी अब लोअर वैल्यू है तो इसका मतलब है उनके जो डॉलर्स होंगे वो कम इस्तेमाल होंगे, क्योंकि जब वो डॉलर्स को कन्वर्ट करेंगे पाउंड्स में, ठीक है, तो फिर क्या होंगे, उनके डॉलर्स कम इस्तेमाल होंगे और यूएस की फिर जो वैल्यू होगी इनकी पाउंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बढ़ रही होगी, लेकिन जो पाउंड की वैल्यू है वो क्या होगी, कम हो रही होगी। तो इस वजह से डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी यूएस गुड्स की, क्योंकि सस्ते होने की वजह से। तो डिमांड शेड्यूल नॉर्मली हम जैसे कि इकोनॉमिक्स में बनाते हैं, तो सेम उसी पैटर्न पे ये बना हुआ है आपके सामने, ठीक है। तो इस एग्जांपल को अपने सामने रखना है। इसी तरीके से इसका दूसरा पहलू अगर हम देखें, सप्लाई ऑफ करेंसी फॉर सेल,
हमने यहाँ पे कहा है, देखो कि कॉरपोरेशंस और इंडिविजुअल जो यूएस में रहते हैं वो क्या करेंगे, परचेज मोर ब्रिटिश गुड्स व्हेन पाउंड हैज लोअर वैल्यू, और उनके अल्टीमेटली फिर फ्यूअर डॉलर्स यूज होंगे, ठीक है। लेकिन क्या सप्लाई भी हो सकेगी उन पाउंड्स की, क्योंकि पाउंड्स की जब डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, तो फिर उस वक्त क्या होगा, देखो यूएस डिमांड फॉर pound has been considered yet, यानी यहाँ पे हमने क्या किया, देखो यूएस की जो डिमांड है पाउंड्स की वो हमने कंसीडर कर ली, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि डिमांड फॉर, इसके अपोजिट, डिमांड फॉर यूएस डॉलर्स, इसकी क्या डिमांड है, यूएस डॉलर्स मस्ट आल्सो बी कंसीडर्ड, मस्ट आल्सो बी कंसीडर्ड, यानी ब्रिटिश सप्लाई ऑफ पाउंड्स फॉर सेल। इसको हम दूसरे लफ्जों में ये कहें, ब्रिटिश सप्लाई ऑफ पाउंड्स फॉर सेल। अब देखो हम अब यूएस वाले क्या कह रहे हैं कि हमसे डॉलर ले लो, ठीक है, और पाउंड्स दे दो, यानी पाउंड्स की हम डिमांड कर रहे हैं। तो अब उसके अपोजिट जो ब्रिटिश वाले बैठे हैं वो क्या कह रहे होंगे कि हमें डॉलर्स दे दो और पाउंड्स ले लो, वो बेच रहे होंगे और हम पाउंड खरीद रहे होंगे। तो क्या यहाँ पे हमें इन दोनों चीज़ों को कंसीडर करना है कि जो ब्रिटिश वाले हैं वहाँ पर क्या होनी चाहिए, यूएस डॉलर की डिमांड होनी चाहिए। अब वहाँ यूएस डॉलर की डिमांड होगी तो वो पाउंड को इधर भेजेंगे यूएस में, और यूएस में क्या है, डिमांड होनी चाहिए पाउंड्स की, ताकि वो पाउंड की डिमांड होगी तो डिमांड सप्लाई जो है वो कहीं ना कहीं आपस में क्रॉस मैच करेंगे, ठीक है। तो अब जब सप्लाई होगी, यानी जैसे कहा जा रहा है कि ब्रिटिश सप्लाई ऑफ पाउंड फॉर सेल, तो ब्रिटिश वाले पाउंड कब बेचेंगे, सप्लाई का शेड्यूल हमें क्या कहता है कि प्राइस बढ़ेगी तो उसके बाद सप्लाई भी बढ़ेगी, यानी ब्रिटिश जो वाले जो होंगे पाउंड्स में, वो क्या कहेंगे कि हमारा जो पाउंड है वो ज़्यादा पैसों में बिके, ताकि हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं तो फिर हम सप्लाई ज़्यादा कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये सप्लाई की अपनी कंडीशन है। अल्टीमेटली एक ऐसा पॉइंट इन टाइम आ जाएगा जहाँ पर क्या करेंगे, डिमांड और सप्लाई आपस में कहीं ना कहीं मैच करेंगे, तो दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन ये पॉइंट क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है क्रिएट होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जब डिमांड सप्लाई की सिचुएशन होगी ये तो ये गैप रहेगा, लेकिन ऐसा ऐसा एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे दोनों कंट्रीज के जो करेंसीज हैं वो ट्रेड हो रही होंगी फ्रीक्वेंटली, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये इनका इक्विलिब्रियम लेवल आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है इनके लिक्विडिटी पे, लिक्विडिटी ये मैं देखो लिख रहा हूँ, इम्पैक्ट ऑफ लिक्विडिटी। इम्पैक्ट ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है देखो कि जो करेंसीज एक लार्ज लेवल पे ट्रांजैक्शन जिनकी होती रहे, यानी रिपीटेडली यानी करेंसीज की एक्सचेंज होती रहे, ठीक है, तो उसकी मार्केट लिक्विड होती है, यानी वो फॉरन कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं या वो लिक्विडिटी में इजाफा कर देते हैं। देखो फॉर एग्जांपल अगर हम अफगानी जो है ना उसके करेंसी की बात करें, बांग्लादेशी करेंसी की बात करें, या किसी और ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात करें, ठीक है, तो उनकी मार्केट जो है लिक्विड जितनी नहीं होगी जितना कि यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड्स और इन इन जो मेन करेंसीज हैं, जापानीज येन है, इनकी जो है ना मार्केट क्या है वो मोर लिक्विड है, ठीक है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं दी लिक्विडिटी ऑफ करेंसी, the liquidity of currency affect the sensitivity of
sensitivity of exchange rate to specific transactions. ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम यहाँ देख लेते हैं, इफ लिक्विड यानी कोई जो करेंसी है उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है तो स्पॉट मार्केट में यानी लिक्विडिटी, स्पॉट मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब ये है कि स्पॉट मार्केट में उसकी जो ट्रेडिंग है वो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वो ज़्यादा है, यानी बाइंग एंड सेलिंग बार बार हो रही है। तो इसमें क्या होगा, जो एक्सचेंज रेट होगा वो exchange rate will not be highly sensitive। और यहाँ पर क्या होगा, sufficient buyers and sellers मौजूद होंगे, sufficient buyers and sellers exist in the markets, in spot market। ठीक है, changes in equilibrium exchange rate will be relatively small। यानी जो चेंज होगा इक्विलिब्रियम का लेवल उसमें भी एक स्मॉल अमाउंट होगी अगर वो चेंज हुआ तो। अब इफ इलिक्विड, कोई ऐसी करेंसी है जो स्पॉट मार्केट में ट्रेड ही नहीं होती या उसकी ट्रेड बहुत कम है, तो फिर क्या होगा, तो उसके जो बायर एंड सेलर्स हैं वो भी नहीं होंगे इतने ज़्यादा तादाद में। नॉट सफिशिएंट बायर्स एंड सेलर्स। इसका फिर मतलब क्या होगा, ये जो इक्विलिब्रियम लेवल एक्सचेंज रेट है वो रिलेटिवली चेंज होता रहेगा। तो इसका मतलब ये हम लेते हैं, द प्राइस ऑफ करेंसी मस्ट चेंज to rebalance supply and demand। Rebalance supply and demand। राइट। अब देखें कि हम ये कहना चाह रहे हैं इन दो बातों में, किसी भी अगर करेंसी की जो मार्केट है मोर लिक्विड है तो वहाँ उसका मतलब क्या है, एक्सचेंज रेट वेरी सेंसिटिव नहीं होगा ड्यू टू नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एग्जिस्ट इन द मार्केट। ठीक है, और चेंज इन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट जो है वो रिलेटिवली स्मॉल होगी और वो फौरन ही डिमांड और सप्लाई का जो गैप है फौरन ही रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक ऐसी मार्केट है, कोई ऐसे जो है ना यूनिट्स हैं करेंसीज के किसी कंट्री के, इनकी मार्केट जो है वो ज़्यादा लिक्विड नहीं है, तो फिर क्या होगा, स्पॉट मार्केट में नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स उस करेंसी के नहीं होंगे, तो फिर उस करेंसी की जो प्राइस होगी वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ने ही तय करनी है, लेकिन रीबैलेंस करना पड़ेगा उसकी डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन को, और उसकी प्राइस को क्या होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट था इक्विलिब्रियम लेवल का कि किस तरीके से किसी कंट्री की करेंसी की डिमांड होती है। अब डिमांड कब होगी, हमने क्या कहा है कि जब किसी करेंसी की, फॉरेन करेंसी की वैल्यू लोअर होगी तो वहां पर क्या होगा, चीजें सस्ती। ठीक है, अब चीजें सस्ती हैं तो हम वहां पे उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, तो दूसरा कंट्री क्या करेगा, उसको परचेज करना चाहेगा, तो करेंसी उसको चाहिए होगी।
इसी तरीके से क्या दूसरा कंट्री जो है वो अपनी करेंसी बेचना चाहता है ताकि सप्लाई होगी तो उसकी कोई डिमांड जो है ना पूरी होगी, जो गैप है वो फुलफिल होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, तब भी प्राइस का तर्जन किया जाता है। अगर प्राइस ज्यादा कोई देगा तब भी वो करेंसी जो कंट्री होगा वो करेंसी अपनी बेचेगा, सप्लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इस डिमांड एंड सप्लाई के डिफरेंट वेरिएशन ऑफ प्राइसेस के सामने रखते हुए किसी न किसी पॉइंट इन टाइम में एक ऐसी प्राइस तय हो जाएगी उन फोर्सेस की वजह से, जिसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी एक कंट्री उस पर खरीदना चाहेगा, एक कंट्री उसको उस प्राइस पे बेचना चाहेगा। लेकिन ये सारा कुछ क्या है, डिपेंड हमने कहा है किस चीज पे करता है, मैटर ऑफ लिक्विडिटी। जिसकी लिक्विडिटी ज्यादा होगी उसका एक्सचेंज रेट नॉर्मली जो है ना वो सेंसिटिव नहीं होगा, कम सेंसिटिव होगा। और इक्विलिब्रियम से भी वो थोड़ा सा आगे पीछे अगर हुआ भी सही तो फिर वो फौरन ही उसको रिकॉप कर लेगा। तो ऐसी सिक्योरिटीज या ऐसी करेंसीज की मार्केट जहाँ पे जो करेंसीज इलिक्विड होंगी, तो वहां पे ये चीजें जरा डिफिकल्ट हो जाएंगी बैलेंस कर। अच्छा जी, उसके बाद इम्पोर्टेंट वन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ, E is equal to function of change in inflation, change in interest rate, change in income, उसके बाद चेंज इन गवर्नमेंट कंट्रोल एंड चेंज इन एक्सपेंडिचर्स लेवल। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं। तो सबसे जो पहला है फैक्टर्स, यानी चेंज इन इन्फ्लेशन रेट या इन्फ्लेशन। ठीक है, ये वो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे एक्सचेंज रेट को और इक्विलिब्रियम लेवल को हिट करेंगे। तो चेंज इन ये हम वन बाय वन इन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। तो आज जो हम जिसको स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या है, इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट और इफेक्ट्स को देखेंगे कि वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। इसके लिए जो है मैं एक थोड़ी सी एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख लेता हूँ। नंबर वन, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिकली यूएस डॉलर्स एंड ब्रिटिश पाउंड की। ठीक है, इस रेफरेंस से बात कर रहे हैं। सपोज इन्फ्लेशन इन यूएस इंक्रीजेस, ठीक है, जबकि ब्रिटिश के अंदर सेम है। जरा बात को गौर से समझना है। अमेरिका में, यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ गया है और ब्रिटिश में सेम है, यानी कोई महंगाई नहीं हुई, रेट्स नहीं। पॉइंट टू, ब्रिटिश एंड यूएस फार्म्स sold goods as substitute to each country। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो यूएस वालों को पता है कि ब्रिटिश में ये प्रोडक्ट मिल जाती है जिसको हम एज अ सब्सिट्यूट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हो गई, assumptions हो गई। थर्ड वन, हम बात करते हैं इनके इफेक्ट्स की। अब इस चीज के इफेक्ट देखो क्या होंगे। यूएस कंज्यूमर क्या करेगा, यूएस कंज्यूमर बाय मोर ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, क्योंकि उसे अल्टरनेटिव वहां से मिल रही हैं। ठीक है, और सस्ते भी मिल रही हैं क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, ब्रिटिश में नहीं बढ़ा। और एट एनी एक्सचेंज रेट, एट एनी एक्सचेंज रेट
कोई भी एक्सचेंज रेट होगा जो भी है, यूएस डिमांड फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चलो ये प्रोडक्ट्स भी लिख लो और एज वेल एज, चलो प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस कह लेते हैं, विच लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉर्म्स। देखिए क्लियर कट दो तीन चीजें सामने रखी हैं कि यूएस में अगर इन्फ्लेशन बढ़ा है, ब्रिटिश में नहीं बढ़ा, और हमें ये उन्होंने बता दिया है कि ब्रिटिश और यूएस कंज्यूमर्स जो हैं, जो गुड्स हैं वो सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, तो अफेक्ट क्या होगा इस इन्फ्लेशन के बढ़ने का, चेंज इन इन्फ्लेशन का, यूएस का जो कंज्यूमर है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स पे। और इससे क्या होगा, एट एनी एक्सचेंज रेट जो भी है, यूएस की जो डिमांड है पर ब्रिटिश प्रोडक्ट बढ़ जाएगी। अब ब्रिटिश प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अल्टीमेटली पाउंड्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसके बरक्स, इन कंट्रास्ट अगर हम देखें, ब्रिटिश व्यू, अगर हम ब्रिटिश व्यू को देखें, ठीक है, इन कंट्रास्ट, ये तो यूएस का व्यू था ना कि वो ऐसा कर लेंगे। ब्रिटिश के व्यू के मुताबिक क्या होगा, क्योंकि ब्रिटिश वाले जानते हैं, ब्रिटिश पीपल, कि यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो वो क्या करेंगे, देखो ब्रिटिश डिमांड विल डिक्रीज फॉर यूएस प्रोडक्ट्स या यूएस गुड्स। अब जब ये डिमांड उनकी कम हो जाएगी, ठीक है, तो डिमांड ही कम है, देखो अब ब्रिटिश वाले यूएस की कोई चीज़ खरीदना नहीं चाह रहे, तो देखो अगर खरीदेंगे तो वो क्या करेंगे, पाउंड जो है वो अपने पे करेंगे, एक्सचेंज करवाएंगे यूएस डॉलर्स के थ्रू, ठीक है। लेकिन जब वो खरीदना ही नहीं चाहते तो पाउंड्स उनके उनकी जेब में रहेंगे, ऐसा समझ लें। इसका मतलब क्या है कि इसका इफेक्ट क्या होगा, सप्लाई जो है पाउंड्स की वो रिड्यूस हो जाएगी, सप्लाई ऑफ पाउंड्स रिड्यूसेस। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। देखो जब ब्रिटिश खरीदना ही नहीं चाहता तो पाउंड उसकी जेब में रहेंगे, अगर वो खरीदना चाहेगा तो पाउंड्स को एक्सचेंज के डॉलर एक्सचेंज के थ्रू कन्वर्ट करवा के चीज़ें खरीदेगा ना। तब वो खरीदना ही नहीं चाहता क्योंकि महंगाई ज़्यादा है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, सप्लाई ऑफ पाउंड्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, चाहे वो कोई भी एक्सचेंज रेट हो। सप्लाई ऑफ पाउंड रिड्यूसेस एट एनी एक्सचेंज रेट। ठीक हो गया। अब इससे फर्क अब क्या पड़ेगा, फर्दर अब इफेक्ट्स क्या होंगे या रिजल्ट्स क्या होंगे, इंक्रीज, देखिए इंक्रीज यूएस डिमांड फॉर पाउंड्स एंड रिड्यूस्ड सप्लाई ऑफ पाउंड्स फॉर सेल। देखिए दोनों चीजें हैं ना, हमने दो रिजल्ट्स निकाले, यूएस में डिमांड बढ़ गई पाउंड्स की, और सप्लाई जो है पाउंड्स की वो शॉर्ट हो गई, कम हो गई, तो ये किधर लेके चलेंगे हमें, अपवर्ड प्रेशर ऑन पाउंड्स वैल्यू। पाउंड की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी एक चीज मिल नहीं रही, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखें ये इनके इफेक्ट्स हैं जो हमने देखे हैं। तो इसका एक और हमारे पास जो है ना
एक एग्जांपल कह लें, क्वेश्चंस कह लें, वो हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको फर्दर ये बात क्लियर हो जाए। थोड़ा सा हम देखेंगे इस चीज़ को, मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू समझाता हूँ तो आपको मजीद अच्छे तरीके से ये पॉइंट्स समझ आ जाए। ये है जी आपका जो ये चैप्टर है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन का, उसका क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 आई थिंक। तो उसमें है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इन्फ्लेशन बिकम्स हाई एंड कैनेडियन इन्फ्लेशंस अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, एक चीज़ और भी, ये देखिए अभी हम यहाँ पर जो ये जितना कुछ अभी हम पढ़ चुके हैं, हमने क्योंकि कहा है कि एक्सचेंज रेट के जो फैक्टर्स है वो इतने सारे हैं। जब हम किसी एक फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे होंगे तो यही एज्यूम करके कि बाकी सारों में कोई चेंज नहीं आया, यानी ये कांस्टेंट है, इनमें कहीं चेंज नहीं है। इन रियलिटी जब हम बात करते हैं तो इन तमाम फैक्टर्स को इकट्ठे तयन करके डिटरमिन करके फिर एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करते हैं। तो अभी हम जब स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जब किसी एक की बात कर रहे होंगे तो बाकियों को क्या कर रखा होगा, कांस्टेंट कर रखा होगा कि उनमें कोई चेंज नहीं है, तब ये इफेक्ट इन्फ्लेशन की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप जरा यहाँ देखें, यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ पॉइंट नंबर 1, या पहले यहाँ पे हेडिंग में डाल लेता हूँ। ये हम बात कर रहे हैं यूएस डॉलर्स और दूसरा कैनेडियन डॉलर। ठीक है, इसके रेफरेंस से बात करेंगे। अब एजम्पशन ये है जी, नंबर 1 जो गिवन डाटा है, इन्फ्लेशन इन यूएस इंक्रीजेस, इन्फ्लेशन इन यूएस इंक्रीजेस। ठीक है, तो उसका जो है इफेक्ट, ठीक है, बाकी जो उन्होंने कहा है कि कांस्टेंट रहेंगे बाकी तमाम चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ जो है चेंज नहीं होगी। तो उससे होगा क्या, इफेक्ट्स क्या होंगे। एक दफ़ा ये एज्यूम हम कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में एज्यूम किया कि वो अल्टरनेटिव चीज़ें सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी ऐसा वे है कि जिसकी वजह से अगर यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो यूएस का जो कस्टमर है या इन्वेस्टर है वो क्या आ जाता है, कैनेडियन की गुड्स की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, जब यूएस में इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा तो यूएस डिमांड फॉर कैनेडियन डॉलर्स, इस पे क्या फर्क पड़ेगा। सिर्फ एक ही हम बात करें कि अगर यूएस में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाए तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कैनेडियन डॉलर के लिए क्या होगा, यानी यूएस की जो डिमांड है कैनेडियन डॉलर्स के लिए वो क्या हो। ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम इसको क्वेश्चन। ठीक है, देखो एज इन्फ्लेशन, यानी मेन तो ये क्वेश्चन 2 ही है, ये पार्ट यानी उसका एक पार्ट का क्वेश्चन कह रहा हूँ कि ये 1 है। एज इन्फ्लेशन इंक्रीजेस इन यूएस, ठीक है, तो कंज्यूमर क्या चाहेंगे, कंज्यूमर विल वांट टू बाय कैनेडियन गुड्स। अब कैनेडियन गुड्स को अगर वो खरीदना चाहेंगे देन अल्टीमेटली उनको कैनेडियन डॉलर्स चाहिए होंगे, अल्टीमेटली दे विल नीड कैनेडियन डॉलर्स। ठीक है, कैनेडियन डॉलर्स, तो इसका मतलब है कि डिमांड फॉर कैनेडियन डॉलर विल इंक्रीज, डिमांड फॉर कैनेडियन डॉलर विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था इसका हमने आंसर बता दिया। उन्होंने कहा कि अगर यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो कैनेडियन में यानी इन्फ्लेशन ना बढ़े या सेम थोड़ा सा बढ़े, यानी कोई ज़्यादा फर्क ना हो, तो फिर उसके क्वेश्चंस के इन क्वेश्चंस के में आंसर दें।
कि यूएस डिमांड फॉर कैनेडियन डॉलर क्या होगी, तो हमने उसे बता दिया यूएस डिमांड फॉर कैनेडियन डॉलर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर उन्होंने पूछा क्वेश्चन 2, यानी मेन रीजन का क्वेश्चन 2 जो है उन्होंने पूछा सप्लाई ऑफ कैनेडियन डॉलर, उस पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। डिमांड तो बढ़ जाएगी, सप्लाई पे क्या होगा फिर। देखो जैसे हमने वाइस वर्सा पहले भी पढ़ा है कि कैनेडियन का पॉइंट ऑफ व्यू है सप्लाई के लिए, एज द इन्फ्लेशन is high in US, then Canadian demand for US goods will decrease। अब अगेन वही बात कि जब उनकी डिमांड ही नहीं है कैनेडियन की कि वो यूएस की कोई प्रोडक्ट खरीदें, तो वो अपनी जो वेल्थ है, अमाउंट है, पैसा है, वो अपनी पॉकेट में रखेंगे। वो कहीं मार्केट में जाएंगे ही नहीं, एक्सचेंज करवाएंगे ही नहीं, यानी उसको सप्लाई करेंगे ही नहीं आगे। ठीक है, तो उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा, देयर विल बी रिडक्शन in there will be reduction in supply of Canadian dollar. There will be reduction in supply of Canadian dollar for sale at any given exchange rate। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट उन्होंने पूछा है, हमने ये सप्लाई का बता दिया। क्वेश्चन 3 उन्होंने पूछा है कि इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ कैनेडियन डॉलर, ये क्या होगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा डायग्राम्स को देखेंगे, मैं अभी बनाता हूँ। जो मुख्तसर से डायग्राम है, इसके बारे में हमें परेशान नहीं होना। देखें, हमने पहली बात की डिमांड की। ठीक है, तो डिमांड कर्व एज यू नो कि ये हमारे पास नॉर्मल डिमांड कर्व ये है। ठीक है, नॉर्मल डिमांड कर्व अगर हमारे पास ये है, तो हमने इस जब सिनेरियो को देखा तो उसमें डिमांड बढ़ रही है, यानी डिमांड शिफ्ट हो गई है। ठीक है, जब हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, ये जब ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर्स की डिमांड चेंज हो, तो उससे डिमांड कर्व चेंज हो जाती है। अब यहाँ डिमांड बढ़ रही है, तो ये डिमांड की कर्व क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी अपवर्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये डी था, तो ये क्या है, D1, यानी ये क्या शो कर रही है, इंक्रीज इन डिमांड। ये जो D1 है, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज इन डिमांड को शो कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें सप्लाई की, तो ये नॉर्मल सप्लाई की कर्व हो गई। ठीक है, अब क्योंकि इस सिनेरियो के मुताबिक आपने देखा है कि सप्लाई जो है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, सप्लाई डिक्रीज हो गई। ठीक है, जब सप्लाई डिक्रीज होती है, तो ये क्या हो जाती है, यहाँ पे अपवर्ड, यानी यहाँ ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर्स जब सप्लाई डिक्रीज होगी, तो डिमांड सॉरी जो सप्लाई कर्व है, वो कर्व पे पॉइंट डिफरेंस नहीं होंगे, बल्कि सप्लाई कर्व भी शिफ्ट हो जाएगी अपवर्ड। तो ये यानी अगर S है, तो ये हम कहते हैं S1, यानी ये है डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट, इक्विलिब्रियम लेवल पे। अब आपने यहाँ पे जरा इसको गौर से देखना है। अच्छा, अब ये है जी हमारी सप्लाई कर्व ओरिजिनल, यानी S, और ये है हमारे पास D ओरिजिनल।
एस एस और डी डी, यानी ये जो डॉटेड लाइन है वो नहीं, क्योंकि डॉटेड लाइन चेंज होके सिर्फ हम सिंपल की बात कर रहे हैं एस एस और डी डी। तो ये इक्विलिब्रियम लेवल है हमारे पास ओरिजिनल। अब ड्यू टू चेंज इन इन्फ्लेशन हम ये देखना चाह रहे हैं कि अब इन पे अफेक्ट क्या होगा। तो उस पर क्या हुआ देखो, ये जो डिमांड है वो कर्व क्या हुई, अपवर्ड हो गई थी। तो यही D1 हम लिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए हम यहाँ पे D1 बना लेते हैं। सपोज ये है जी हमारे पास D1, और इसी तरीके से जो हमारे पास S है तो ये S1 हम बना लेते हैं, वो भी क्या होगी, इससे ऊपर बन रही है। तो ये है जी S1। अब देखिए यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो अपवर्ड ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये जो पहला हमारे पास पॉइंट था, सपोज हम ये बात करते हैं ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था हमारे पास, सपोज अगर हमारे पास कोई वैल्यू यहाँ थी, कोई भी एक यानी प्राइस थी, एक्सचेंज रेट की ये हम बात कर रहे हैं, ये था। तो अब क्या हो जाएगा, एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, ये डिफरेंट पॉइंट x1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ कैनेडियन डॉलर विल इंक्रीज। ठीक है। इन दिस वे ये हमने अपना जो टॉपिक था आज का या लेक्चर था वो कंप्लीट कर दिया। होपफुली आपको बातें काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें थी समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से हम एक्सचेंज रेट की तरफ बात करते हैं, और फिगर आउट किया है बहुत सारी चीज़ों को। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप फर्दर पूछ सकते हैं।